हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्र संबंध से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। ये मेरे बारे में है और पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, 2000, 2002, 2004 और 2006। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2002 में आसियान और चीन के बीच में एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसने दी 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक लिखी? ठीक है, तो ये पुस्तक लिखने वाले कौन थे? गिलबर्ट, वुड्रो विल्सन, एच कार या नॉर्मन एंजल? ये एक इंपॉर्टेंट बुक है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एच कार। ठीक है, तो एच कार के द्वारा ही यह बुक लिखा गया। कब? 1939 में। तो याद रखिएगा इस डेट को। ठीक है, 20 ईयर्स क्राइसिस 1939 में। ठीक, और ये एक रियलिस्ट थिंकर थे जिसको बोलते हैं यथार्थवादी। ठीक है, यथार्थवादी चिंतक थे, तो इनको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है? ठीक है, ये प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 13, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। तो बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 13 और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस धारा के अंतर्गत क्या होता है? महासभा, इस धारा के अनुसार जो महासभा राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास और उसके संहिताकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करती है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विधि और इसके संहिताकरण के प्रगतिशील विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा दोनों होगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नव यथार्थवादी विचारक हैं? ठीक है, एक तो होते हैं यथार्थवादी और एक होते हैं नव यथार्थवादी। तो कौन है ये पूछा जा रहा है। केरनी, स्लाटर, रोजनाव या केनेथ वॉल्ट्स? तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केनेथ वॉल्ट्ज। ठीक है, और नव यथार्थवादी विचारक बहुत सारे लोग हैं, कुछ नाम आप लोग याद रख लीजिए, जैसे रेमंड आरो हो गए। ठीक है, रेमंड आरो हो गए। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं हॉफमैन, हॉफमैन। ठीक है, ये भी हैं। और फिर हम लोग जॉन मर्शाइमर। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, जॉन मर्शाइमर। ये भी न्यू रियलिस्ट थिंकर है, नव यथार्थवादी है। नव यथार्थवादी एक्चुअली होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ठीक है, ना कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। इनके जो नव यथार्थवादी होते हैं, इनके अनुसार राज्यों के मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के लिए विश्लेषण द्वारा वे विश्व राजनीति के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का, ठीक है, और उसके द्वारा विश्व राजनीति के नियम को वो बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नॉर्थ साउथ डिबेट, है ना, नॉर्थ साउथ डायलॉग। तो इसका मतलब क्या है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्वी साम्यवादी देश व पश्चिमी देश उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर अमीर देश को कहते हैं और दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है उत्तर दक्षिण संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। राज्य व्यवस्था में सुरक्षा का द्वंद्व एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है।
शस्त्रों की होड़ राज्यों की असुरक्षा अभिवृद्ध करती है। सशस्त्र नियंत्रण एक हल है। शस्त्र नियंत्रण और लामबंद तैयार सेनाएं सभी की सुरक्षा अभिवृद्ध करती हैं। तो बताइए क्या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 और 4 सही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और शस्त्र नियंत्रण कभी भी एक हल नहीं है, क्योंकि शस्त्र नियंत्रण से असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, और फिर इससे प्रॉब्लम ही होगी। और लामबंद तैयार सेनाएं सभी की सुरक्षा अभिवृद्ध करती हैं, नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुध्रुवीय व्यवस्था के सापेक्ष द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थिरता विषयक केनेथ वॉल्ज के तर्क पर आधारित किसने अपना मत प्रस्तुत किया? स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडलबर्गर, जॉन मर्शाइमर या जॉन गैडिस? बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मर्शाइमर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ध्रुवीयता अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर शक्ति वितरित करने के विभिन्न तरीकों में से एक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता, या फिर सत्ता के 3 या अधिक केंद्रों के लिए बहुध्रुवीयता। ठीक है, तो इसको विद्वानों में लेकर के यह मतभेद है कि क्या जो द्विध्रुवीयता है और बहुध्रुवीयता है, इसके बीच में सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण परिणाम कौन दे सकता है। ठीक है, तो केनेथ वॉल्ज और जॉन मर्शाइमर, इन दोनों के नाम याद रखिए। ये वे लोग हैं जो तर्क देते हैं कि द्विध्रुवीयता ज़्यादा स्थिरता उत्पन्न प्रदान करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जॉन मर्शाइमर और एक मैंने नाम बताया केनेथ वॉल्ज। ठीक है, ये दोनों लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, द्विध्रुवीय। ठीक है, अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हॉटलाइन का तात्पर्य है। ठीक है, तो हॉटलाइन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बार आता है, तो आपको बताना कि इसका असली मतलब क्या है। ठीक है, आप ऑप्शंस देखिए। सीधे संचार संपर्क सूत्र DCL के द्वारा प्रतिकृति हस्तांतरण क्षमता, DCL के माध्यम से ग्राफिक सामग्री भेजना, राष्ट्रों सरकारों के प्रमुखों के मध्य सीधा संचार संवाद, और डी यह सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। ठीक है, तो हॉटलाइन का मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। तो इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, और ये एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा बिना रुकावट के बातें हो सकती हैं। ठीक है, 2 देशों के सरकारों के बीच या किसी तरीके से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे भारत ने इसी माध्यम से कई बार चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से एक तरीके से बात करने की बात की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार वॉर प्रोग्राम, ठीक है, का संबंध किस देश से है? ये पूछा जा रहा है कि स्टार वॉर प्रोग्राम किस देश से संबंध है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या फ्रांस? तो बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, USA अमेरिका से यह संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है? ठीक है, बताइए। क्विंसी राइट, चार्ल्स लाइचर, मॉर्गेंथ्यू या जॉर्ज कैटलिन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉर्गेंथ्यू। ठीक है, तो मॉर्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, और इनके द्वारा शक्ति की केंद्रीयता और राष्ट्र हित पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष इन्होंने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं था? खेल सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कौन इसका समर्थक नहीं था पूछा जा रहा है। थॉमस शेलिंग, मार्टिन सुबिक, चार्ल्स मैक्लेलैंड या एच रेफा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चार्ल्स मैक्लेलैंड खेल सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, थॉमस शेलिंग है, मार्टिन सुबीन है, एच रेफा हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और खेल सिद्धांत एक ऐसी शाखा है
ठीक है, जिसका प्रयोग राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। खेल सिद्धांत एक तरीके से कूटनीतिक परिस्थितियों में व्यवहार को समझने का प्रयास करती है। ठीक है, और ये सब लोग इनके सपोर्टर हैं, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पे देखिए कथन 1 और कथन 2 है। सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिवृत्तियों वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई है। दूसरा कथन है, वैश्वीकरण ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, तो बताना है क्या यहाँ पे सही है क्या गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1962 में 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन था राष्ट्रपति, रिचर्ड निक्सन, JF कैनेडी, ट्रूमैन या आइजनहावर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, JF कैनेडी उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था, तो जो USSR था, ठीक है, सोवियत संघ, इनके द्वारा क्यूबा में, ठीक है, क्यूबा में एक मिसाइल का अड्डा बनाया गया था, निर्णय लिया था। ठीक है, तो कैनेडी ने इसका एक तरीके से विरोध किया। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबा में इसको घुसने नहीं देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बहुत तरीके अपनाए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जैसे कहा जाता है 1962 में, ठीक है, अक्टूबर के आसपास में क्यूबा का जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वहाँ पे अमेरिकी ने नाकाबंदी कर दी गई अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और इस तरीके से एक तरीके से युद्ध की संकट उत्पन्न हो गई। ठीक है, कि युद्ध हो सकता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, परंतु लास्ट में क्या किया, USSR ने वापस वहाँ से हटने का निर्णय लिया। ठीक है, और ये क्यूबा संकट एक तरीके से सफल सा हो गया था। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नाभिकीय सिद्धांत, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण, पहले इसका उपयोग नहीं करना है, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं, केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो बताइए, नाभिकीय सिद्धांत भारत का जो है इसमें क्या विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए, तो सबसे पहली बार 1998 में हमने शक्ति श्रृंखला के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने एक अपने आप को परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित किया। ठीक है, उसके बाद हमें महसूस हुआ कि हमें एक परमाणु नीति की आवश्यकता है। तो 1999 में, ठीक है, एक ड्राफ्ट करके परमाणु नीति का प्रस्तुत किया गया, और उसके फिर बाद में परमाणु नीति की घोषणा की गई लगभग 2001 या 2002 में। ठीक है, 2002 2003 इसी के आसपास में हमने परमाणु नीति बताई। उसमें जैसे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो उनमें से ये नहीं है, सी नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड, जिसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो यहाँ GOPIO है, इंडिया कॉकस है, भारतीय USA संघ है, NRI संघ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, GOPIO। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, आप लोग लिख लीजिए। इन्होंने ही PIO कार्ड जारी करने के लिए एक तरीके से विचार दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और एक सेकंड, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इनका मेन काम क्या है, जो भारतीय मूल के जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, उनके हितों की ये रक्षा करता है, उनके बारे में वो बात करता है। ठीक है, जो अलग अलग देशों में, ठीक है, जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं वहाँ पे,
तो इनके हितों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये हो गया। ये देखिए, निर्भरता सिद्धांत में अर्थ परिधि की अवधारणा को किसने दिया? एजी फ्रैंक, इमैनुअल वॉलस्टीन, रॉल पेरिस प्रेविस और समीन आमीन। तो बताइए, निर्भरता सिद्धांत में अर्थ परिधि की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल वॉलस्टीन। ठीक है, इनके द्वारा एक विश्व आर्थिक व्यवस्था को अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें संकेंद्रित वलयों, पश्चिम की केंद्रीय देशों, एक अर्ध परिधि और परिधि इतिहास द्वारा संभव बनाए गए विभेदीकरण को शामिल करता है। ठीक है, तो खैर अभी इसमें ये जानिए, निर्भरता सिद्धांत में अर्ध परिधि की अवधारणा इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ सूची 1 सूची 2 है। इसमें है एजी फ्रैंक, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट, मिखाइल गोर्बाचेव, मार्टिन कप्लान, और यहाँ पे है किस तरीके का सिस्टम उनके द्वारा दिया गया, तो ये बताना है। तो देखिए, हम लोगों ने कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट के बारे में बहुत पढ़ा है। ठीक है, संचार कम्युनिकेशन थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो यदि हम लोग यहाँ पे ए लिख लीजिए, ए बी सी और डी। ठीक है, तो मान के चलिए बी का हो गया 3, बी का 3 देखते हैं हम लोग, एक सेकंड इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, बी का यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, तो बी का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ये डी सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलग अलग जगह से अलग अलग थ्योरी, कंसेप्ट, बुक्स यदि पढ़े हों आप, तो इस तरीके से मैच करने वाले क्वेश्चंस में भले ही आपको नहीं पता हो, एक भी पता होगा ना, तो हो सकता है वो बन जाए। देखिए, बन गया। ठीक है, तो फिर मिला लेते हैं। एजी फ्रैंक है, ठीक है, इन्होंने किस सिद्धांत दिया है? तो निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी, हम लोगों ने देखा भी। फिर मिखाइल गोर्बाचेव, ये किससे संबंधित हैं? ये खुलापन से संबंधित हैं, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, और खुलापन को ग्लासनोस्ट बोलते हैं। और मार्टिन कप्लान किससे संबंधित हैं? तो सिस्टम थ्योरी या फिर प्रणाली सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, और आपको नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मर्गेंथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? ठीक है, नहीं है। राष्ट्रहित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। राजनीतिक गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है। राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ये सही जवाब नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों सिद्धांत हैं। और हंस जे मर्गेंथाउ ने, इनकी एक फेमस बुक थी, इनके बारे में आप लोग जानिए, पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस। ठीक है, ये बुक है उनकी। द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पूरा नाम लिख देता हूँ, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। 1948 में यह किताब उनके द्वारा लिखी गई, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसमें यथार्थवाद के 6 नियम उनके द्वारा बताए गए हैं, और ये 6 नियम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ देगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है, इसको सुमेलित करना है, क्रम में सजाना है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो बताइए, पहले बोल्शेविक क्रांति आई या वर्षाव की संधि, फिर नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता, एक देश के समाजवाद। तो कब कब क्या हुआ? देखिए, बोल्शेविक क्रांति 1917 में, वर्षाई की संधि कब आई? 1919 में। ठीक, और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता 1939 में, और एक देश के समाजवाद ये कब आया? 1924 में। तो मैच इस तरह अरेंज करने को देगा, तो पहले 1, ठीक है,
फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 3। तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन से पहलू हैं? ठीक है, व्यापार के लिए आर्थिक रोकें लगाई जाएं, पोलैंड के राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए, शांति की खुली पर संविदाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, सभी उपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन। तो क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का? पहली बात तो ये जानना है कि वुड्रो विल्सन ने, ठीक है, 14 सूत्र प्रतिपादित किए हैं। तो पहली बात ये याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से पहलू हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 ओनली, ठीक है। ये दोनों नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों हैं, ठीक है। और बहुत इनके 14 सूत्र हैं, तो कुछ कुछ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और इन किनके होने से होती है? ठीक है, तो तीसरी दुनिया की पहचान किस तरीके से किया जाता है? एक तो आय हो गया, उसके अलावा सामाजिक असमानता, आर्थिक समृद्धि, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, लिंग असमानता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केवल 1, 3 और 4, सामाजिक असमानता, मानव तथा अर्थ और लिंग, ठीक है। आर्थिक समृद्धि तो नहीं, आय तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है, ठीक। और जो तीसरी दुनिया के बारे में कहा जाता है ना, तो इस वर्ड को देने वाले कौन थे? तो एक नाम याद रख लीजिए, फ्रांस के थे, उनका नाम था आल्फ्रेड सावी आल्फ्रेड सावी, ठीक है। इनके द्वारा ही यह कंसेप्ट दिया गया थर्ड वर्ल्ड का या फिर तीसरी दुनिया का, ठीक है। इन्होंने 1952 में यह इसके बारे में बात की और उन्होंने अपना लेख लिखा था, ठीक है, उसी में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो जहाँ सामाजिक असमानता होगी, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता होगी, लिंग असमानता होगी, बेरोजगारी व्यापक स्तर पर होगी, वहाँ पे तीसरी दुनिया एक तरीके से उस देश को कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त नीति का अनिवार्य तथ्य क्या है? ठीक, कि अनिवार्य तथ्य क्या है? आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की भूमिका का समाप्ति, मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, कार्यपालक प्रेसिडेंसी की स्थापना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ही ग्लासनोस्त की नीति दी थी, तो उसमें क्या चीज़ होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। 1 और 3, 1 और 3 ये दोनों अनिवार्य तथ्य हैं, ये और ये नहीं है, ठीक है। तो 1985 में जब वो सत्ता में आए, ठीक है, उन्होंने शांति और प्रगति को सोवियत संघ की विदेश नीति का आधार बनाया, ठीक है। और ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका दो उन्होंने एक नीति अपनाई, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, ये हम लोग देखे हैं पहले भी। और पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा पेरेस्ट्रोइका क्या था। एक तरीके से लोकतांत्रिक समाज बनाने की चेष्टा वो कर रहे थे। तो खैर याद रखिएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, C.W. मैनिंग, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट, केनेथ बोल्डिंग या मॉर्टन कैप्लान। ठीक है, तो बताइए कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो ऑप्शन बी, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस्ट। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में देखा है कि इन्होंने जनरली संचार सिद्धांत का उपागम दिया है, ठीक है। और बाकी लोग जो हैं
केनेथ बोल्डिंग, मॉर्टन कापलान, डब्ल्यू मेनिंग। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में काम किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट। तो बताइए भारत किसका सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का भारत अभी भी सदस्य नहीं बन पाया है। और जनरली भारत कोशिश कर रहा है कि इसमें किसी तरीके से शामिल हो जाए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें कहा जाता है, जैसे आई थिंक 48 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है, और सारे कंट्रीज़ का सहमति होना ज़रूरी है कि किसको नया मेंबर बनाना है। तो उसमें चाइना हमेशा रोड़े डालता है और चाइना हमेशा बैकआउट कर जाता है, इसलिए इंडिया मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो इसके बारे में याद रखिए, एनएसजी का मेंबर नहीं है, बाकी सभी के बारे में सभी का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर, वासेनार अरेंजमेंट। ठीक, ये न्यूक्लियर एक तरीके से सप्लाई मटेरियल जो करते हैं उसका एक ग्रुप है। ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है? ठीक है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक, हेनरी फर्नांडो कार्डोसो, इमैनुअल वॉलरस्टीन या राउल प्रबिश। तो हम लोगों ने इसको शायद देखा था पहले भी, इमैनुअल वॉलरस्टीन। ठीक है, ये एक मार्क्सवादी विचारक हैं और जिन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सिद्धांत का विश्लेषण किया और इन्होंने विश्व व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, विश्व व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो इन्होंने बोला कोर होगा, ठीक है, फिर अर्ध परिधि होगा, परिधि, और फिर परिधि। ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, ये कोर हो गया, फिर अर्ध परिधि हो गया, फिर परिधि हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो कोर में वो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं और अर्ध परिधि में डेवलपिंग कंट्रीज और परिधि में अनडेवलप्ड कंट्रीज। तो इस तरीके से ये प्रश्न देखिए, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ठीक है, यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। इसमें खिलाड़ी, रणनीतियां, नियम और परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। तो क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए, केवल ए और बी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसको याद रखिए और बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, हमें यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है और मिलाना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, बताइए किस तरीके से होगा। सॉल्ट 1 कब आई? ट्रीटी है। सॉल्ट 2 ट्रीटी कब आई? स्टार्ट 1 संधि। और आईएनएफ ट्रीटी कब बनी? ये सब बताना है। तो देखिए, सॉल्ट 1 जो है, ठीक है, ये 1972 में आती है। ए का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बी का 3 मिला लीजिए, बी का 3, फिर सी का क्या होगा? 1, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो इस तरीके से। तो सॉल्ट 1 आई 1972 में, सॉल्ट 2 आई 1979 में, ठीक है, और स्टार्ट 1 आई 1990 में और आईएनएफ 1987 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस सभी को नोट कर लीजिए, डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी देखिए मिलाने से है। तो बताइए, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब कब आया? तो देखिए, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ये तो हम लोग को जानते हैं, 2005 में हुआ था। ठीक है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे देखिए, बी का क्या हो जाएगा? 4, बी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो मिल जाएगा आंसर आपको। ए का 3, ठीक है, फिर देख लीजिए, बी का 4, सी का 2 और फिर डी का 1।
तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसके सारे डेट्स को याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? ठीक है, ये सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये विषय नहीं है। और केनेथ वॉल्ज की एक बुक लिखिएगा, केनेथ वॉल्ज से संबंधित। ठीक है, और इन्होंने नव यथार्थवाद पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक बुक लिखी है बहुत फेमस, जिनका नाम है अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्हीं की बुक है। कब आई ये बुक? 1979 में, 1979 में। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, वेस्टफालिया की संधि, वर्साई की संधि और यूट्रिच की संधियां। तो कब कब आया ये बताना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर कब आया? तो ये आया 1945 में जब बना। और वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी? तो ये सबसे पहले 1648 में हुई थी। और वर्साई की संधि कब हुई? तो ये 1919 में फेमस है। और यूट्रिच की संधियाँ ये कब हुई? 1773 में। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कीजिए। सबसे पहले बी, और इसी में आपका सही जवाब मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इन सभी ट्रीटीज़ के साथ ईयर को भी याद रखना है कि कब इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुल 30 प्रश्नों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध से देखा। ठीक है, और आई होप कि क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि किस प्रकार से और कुछ दिनों में आपकी हेल्प की जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।